दोस्तों, हॉरर स्टोरीज तो आपने बहुत सुनी होंगी, लेकिन गांव की जो हॉरर स्टोरीज होती है ना, उनका एक अलग ही मजा होता है। और उसमें भी अगर कोई गांव पहाड़ों और जंगलों के बीच बसा हो, तो ऐसी जगहों पर कैसे कैसे खौफनाक किस्से पेश आ सकते हैं, सोच के भी डर लगता है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण, और आज मैं आपको डराने के लिए लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ से मेरे एक व्यूवर की भेजी कुछ बहुत ही खौफनाक सच्ची डरावनी कहानियां। तो खुद भी सुनिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और हेडफोन्स लगा के खो जाइए इन भूतिया गांव की गलियों में। मैं आपको अपना नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं पहले भी आपको अपनी कुछ कहानियां भेज चुका हूं। आज मैं आपको टोने टोटके की कुछ और सच्ची कहानियों के बारे में बताने जा रहा हूं। ये सभी कहानियां मेरे स्टेट छत्तीसगढ़ की हैं। आगे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि टोने टोटके जैसी चीजों को कानून स्वीकार नहीं करता, और अगर आप किसी के बारे में ये बोलें कि ये टोना टोटका करते हैं, तो ऐसा कहने पे आपको जेल भी हो सकती है। ये पहली कहानी है छत्तीसगढ़ के एक जिले महासमुंद की। लगभग 1989-90 के आसपास की बात होगी। अब तो वहां की आबादी बहुत बढ़ चुकी है, लेकिन उन दिनों महासमुंद एक छोटा सा शहर हुआ करता था। महासमुंद के ही एक थाने में मेरे पिताजी ड्यूटी करते थे। तो ऐसे ही एक रात उनकी थाने में नाइट ड्यूटी लगी थी, और पिताजी रात में थाने में अपनी लिखा पढ़ी कर रहे थे। तभी रात के लगभग 1-2 बजे के आसपास एक आदमी उनके थाने में आया। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था। फिर पापा ने और उनके एक और स्टाफ ने उनको थाने में बिठाया और पानी पिलाया। कुछ देर बाद वो आदमी नॉर्मल हुआ, तो उन्होंने उससे पूछा कि आपको क्या हुआ है, इतना घबराए हुए क्यों हो। तो उस आदमी ने अपने बारे में बताया। उसने बताया कि मैं जिला न्यायालय में एक जज हूं, और जज होने के नाते और कानून के बड़े पद पे रहने के नाते मुझे इन सब चीजों में विश्वास नहीं रखना चाहिए। ना ही कानून इस तरह की चीजों के वजूद को स्वीकार करता है, लेकिन असल जीवन में इन सब चीजों का वजूद होता है। उन्होंने बताया कि रास्ते में आते वक्त मेरी गाड़ी खराब हो गई, तो मैं पैदल पैदल ही अपने घर की तरफ जा रहा था। तभी रास्ते में एक गली में मुझे एक औरत खड़ी दिखाई दी। उसके बाल खुले थे और उसके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं था। उन दिनों रात के टाइम गलियों में लाइट्स भी नहीं लगी होती थीं, इसलिए पहले तो वो मुझे दिखाई नहीं दी, और जब वो दिखाई दी तब तक मैं उसके बहुत पास पहुंच चुका था। उसको अचानक से यूं बीच गली में खड़ा देख मैं बहुत घबरा गया, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे किसी तरह उसके बगल से जाने लगा। लेकिन तभी वो पलट के सीधा मेरी तरफ देखने लगी, और तब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं डर के वहां से भागने लगा, और भाग के सीधा यहां थाने में आ गया, क्योंकि मुझे यही सबसे सेफ जगह लगी। इसके बाद वो कुछ देर वहीं थाने में ही बैठे रहे, और फिर कुछ देर बाद थाने का ही एक स्टाफ उनको उनके घर तक छोड़ के आया। हमारे यहां छत्तीसगढ़ में काला जादू करने वालों को टोनही कहते हैं। टोनही ऐसे लोग होते हैं जो एक खास तरह का काला जादू करते हैं। ये लोग अक्सर रात के वक्त जब बाहर निकलते हैं तो इनके शरीर पे कोई कपड़ा नहीं होता। इनके पास एक जलता हुआ दिया होता है, जिसको इन्होंने अपनी ठुड्डी पे रखा होता है। ये दिए को लेकर उल्टा चलते हैं, मतलब हाथ नीचे और पैर ऊपर। और ऐसे में अगर इनकी नजर पहले किसी इंसान पे पड़ जाए, तो सामने वाला इंसान चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो जिंदा नहीं बच सकता। लेकिन अगर कोई इंसान इनको पहले देख ले और इनकी नजर उस पे ना पड़े, तो उसे कुछ नहीं होता, भले ही ये बाद में उसे देख भी लें। अगर कभी गलती से रास्ते में देर रात आते जाते हुए ये आपके सामने आ जाएं, या आपका इनसे आमना सामना हो जाए, तो ये आपको अपने रास्ते से हटने को कहते हैं, ताकि उनको बगल से या रास्ता बदल कर ना जाना पड़े। और अगर आप उनके रास्ते से हट जाते हैं या उनको रास्ता दे देते हैं, तो आपको मरने से
दुनिया की कोई ताकत नहीं बचा सकती। छत्तीसगढ़ में एक त्योहार होता है, हरेली, जो कि छत्तीसगढ़ का एक सांस्कृतिक त्योहार है। माना जाता है कि इस त्योहार के दिन टोनही का दिन होता है। इस रात वो साल में एक बार पूरी शक्ति में रहते हैं और इस रात ग्रामीण क्षेत्र में लोग रात में निकलने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि इस रात इनकी शक्ति इतनी बढ़ जाती है कि कोई उनकी ताकत और उनकी शक्तियों का सामना नहीं कर सकता। हमारे यहाँ के पुराने बुजुर्ग बताते हैं कि इस तरह की साधना करने वाले लोगों को अपनी पहली संतान की बलि चढ़ानी होती है, तभी उनकी साधना शक्ति सफल होती है। ये अगली घटना जो मैं आप बता रहा हूं, ये छत्तीसगढ़ के ही एक गांव की है, लेकिन गांव का नाम बता के मैं उस गांव को बदनाम नहीं करना चाहता। तो हुआ ऐसा था कि एक बार एक गांव में 3 लड़के रात के टाइम किसी दूसरे के घर में टीवी देखने के लिए गए थे। उन दिनों गांव में हर किसी के घर में टीवी नहीं होते थे, इसलिए लोग दूसरों के घरों में ही टीवी देखने जाते थे। तो ऐसे ही एक बार वो तीनों दोस्त भी रात में टीवी देखने गए थे और वहां से वापस आते आते उनको बहुत देर हो गई। जिस घर में वो गए थे वहां से उनके यहां का रास्ता ज्यादा लंबा तो नहीं था, बस 400-500 मीटर का ही रास्ता था, लेकिन वो रास्ता एक खेत के बीच से आता था। तो अब हुआ यूं कि जब वो तीनों उस खेत के रास्ते से आ रहे थे तो रास्ते में उनको एक टोनही डायन मिल गई। उस डायन ने उन तीनों लड़कों को पहले देख लिया। लड़कों की भी नजर उस डायन पे पड़ गई, लेकिन वो लड़के उस डायन को देखते ही पहचान गए कि ये औरत कौन है। असल में वो औरत उन्हीं में से एक के घर में काम करने के लिए आती थी। लड़कों ने उसको पहचान लिया, लेकिन उस टोनही ने उनको मारा नहीं, बल्कि उस लड़के से कहा कि मैं तुम्हारे घर में काम करने आती हूं, जिससे मुझे कुछ पैसे मिल जाते हैं, इसलिए मैं तुमको मारूंगी नहीं, लेकिन इस शर्त पे कि तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे। लड़के डरे तो हुए थे और वो ये भी जानते थे कि टोनही से अब वो बच नहीं सकते। फिर भी डरते हुए उन लोगों ने कहा कि हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। इसके बाद वो तीनों अपने अपने घर आ गए और किसी को बिना कुछ बताए सो गए। लेकिन अगली सुबह उन तीनों की तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। उनके घर वाले भी जानते थे कि रात में ये तीनों एक साथ आए थे और एक साथ ही तीनों बीमार पड़ गए। उनको शक हुआ कि पक्का रात में इनके साथ कुछ हुआ होगा या इन्होंने कुछ देख लिया होगा। उनके घर वाले उनसे इस बारे में पूछने लगे, तो उनमें से 2 लड़कों ने उनको बताने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी बताने से पहले ही उनकी मौत हो गई। लेकिन तीसरा लड़का अभी भी जिंदा था। उसके घर वालों ने उससे तो कुछ नहीं पूछा, लेकिन वो लोग एक बेगा के पास, मतलब भूत भगाने वाले के पास गए और उसको सारी बात बताई। बैगा समझ गया कि ये सारा मामला क्या है, जिसके बाद उसने लड़के को बचाने के लिए कुछ पूजा पाठ किया। इसके बाद वो लड़का मरा तो नहीं, लेकिन वो लड़का बिल्कुल पागल और गूंगा हो गया था। ये तीसरी घटना जो मैं अब बता रहा हूं, ये मेरी मम्मी के चाचा, मतलब मेरे नाना के साथ हुआ था। आज तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब वो जिंदा थे तो उनके साथ 2 घटनाएं ऐसी हुई थी जिनके बारे में मैं आपको अब बताने जा रहा हूं। ये पहली घटना करीब 1985 की है। वो लोग गांव में रहते थे। आज की डेट में तो गांव भी बिल्कुल शहर बन चुके हैं, लेकिन उन दिनों गांव गांव ही हुआ करते थे। रात 8 बजे तक गांव के सब लोग खाना खा पी के सो जाते थे। तो हुआ ऐसा था कि एक बार नाना अपने लड़के की शादी का निमंत्रण देकर एक दूसरे गांव से अपने घर वापस लौट रहे थे। रात बहुत हो चुकी थी, तो गांव से कुछ दूर पहले ही पड़ोस के गांव की कोई औरत, जो कि टोनही थी, वो रात में निकली हुई थी। लेकिन नाना की नजर उस पर पहले पड़ गई। वो उसी रास्ते से आ रही थी जहां से नाना जा रहे थे, लेकिन नाना जानते थे कि उन्होंने अगर उसको रास्ता दे दिया तो वो उनको मार डालेगी। साथ ही नाना ने उस औरत को भी पहचान लिया था
कि ये कौन औरत है। वो बार बार नाना को रास्ता देने के लिए कह रही थी, लेकिन नाना बोले कि तेरे को जाना है तो तू साइड से चली जा। तो उस औरत ने एक अलग ही बहुत ही डरावना रूप ले लिया। उसके शरीर पे कोई कपड़ा भी नहीं था। साथ ही बताते हैं कि जब टोनही डायन बाहर निकलती है तो उसका शरीर मछली की तरह चिकना होता है, जिससे कि कोई भी उसको पकड़ ना पाए। ऊपर से उस वक्त नाना नशे में भी थे। उन्होंने उसी वक्त अपनी चमड़े की चप्पल निकाली और उस औरत को मारने लगे। तो वो उनसे माफी मांगने लगी, बोली मुझे जाने दो, मैं आपको कुछ नहीं करूंगी, बस आप भी किसी गांव वाले को कुछ मत बताना। तो नाना ने उसको जाने दिया। इसके बाद नाना ने यह घटना अपने घर वालों को तो बताई, लेकिन वो औरत कौन थी ये कभी किसी को नहीं बताया। ये अगली घटना भी इन्हीं नाना जी के साथ हुई थी। तो हुआ यूं था कि नाना अपने खेत के साथ साथ दूसरे के खेत में भी धान लगाते थे। बदले में खेत का मालिक धान की कमाई का आधा हिस्सा उनको दे देता था। तो एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने धान का पैसा लेकर एक पोटली में बांध के अपने घर वापस आ रहे थे। घर आके उन्होंने वो पोटली एक जगह रखी और फिर तालाब में नहाने के लिए चले गए। लेकिन फिर जब घर आकर उन्होंने वो पोटली ढूंढी तो वो उनको कहीं नहीं मिली, जबकि वो उन्होंने ऐसी जगह रखी थी जहां किसी की भी नजर उस पर आसानी से पड़ जाए। लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी वो पोटली उनको कहीं नहीं मिली। तो वो बहुत परेशान हो गए। वो वापस रास्ते में भी ढूंढने गए कि कहीं गलती से रास्ते में ही ना गिर गई हो, लेकिन पोटली तो जैसे वहां से गायब हो गई थी। इस बात से उनको बहुत गहरा सदमा लगा। उनको लगा कि उनकी गलती से ही ये सब कुछ हुआ है। तो उन्होंने खेत में जाके कीड़े मारने वाली दवाई पी ली। इस बीच उनको एक आदमी ने यह सब करता देख लिया और जल्दी से उनके घर पे जाके बताया। जल्दी से वो लोग उनको हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन उनको बचाया नहीं जा सका। आखिर में उनकी मौत हो गई। फिर घर आके उनका अंतिम संस्कार किया गया। जिसके बाद सब लोग तालाब में नहा के घर वापस आए तो घर में घुसते ही वो पोटली एक बोरी के ऊपर रखी दिखाई दी। सबसे पूछा गया कि ये पोटली यहां किसने रखी, तो सबका एक ही जवाब था, हमें नहीं पता। सबको ये बात बहुत अजीब लगी कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन लोगों ने एक बेगा से इस बारे में बात की तो पता चला कि उस पोटली को उनके घर के ही एक देवता ने छुपाया था। वो देवता असल में उनके घर में दबे एक कलश की रक्षा करते थे और वो उनकी जान लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। उनके घर में सबको ये बात पता है कि उनके घर में किसी जगह पर उनकी एक हांडी गड़ी हुई है, जिसको उनके पूर्वजों ने जमीन में दबाया था और उसकी रखवाली उन्हीं के एक देवता करते हैं। वो हांडी सोने जेवरातों से भरी हुई है, लेकिन वो हांडी एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती है। वो किसी को दिखाई तो नहीं देती, लेकिन जब वो घूमती है तो उसकी आवाज जरूर सुनाई देती है। कई बार घर के लोगों को रात में तो कभी अचानक से दोपहर के टाइम जमीन के नीचे से आवाज सुनाई देती है। उनका मानना है कि घर में नाना के बेटे का जो कमरा है वो उस हांडी का असल स्थान है, इसलिए उस कमरे में कोई भी भूल के भी नहीं जाता, क्योंकि उनका मानना है कि अगर वो हांडी गलती से भी उनके पैरों के नीचे आ जाए तो वो इंसान पागल हो जाता है। उस हांडी को निकालने के लिए आज तक बहुत बड़े बड़े गुनिया मतलब जिनके अंदर अपने देवताओं की शक्ति होती है, वो कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उस हांडी को आज तक कोई बाहर नहीं निकाल सका। बताते हैं कि उस हांडी की रक्षा करने वाले देवता इतने शक्तिशाली हैं कि वो उस हांडी को निकालने वाले की जान भी ले सकते हैं। उस हांडी को बिना पूजा पाठ और दिव्य शक्ति के बाहर नहीं निकाला जा सकता। ये अगली घटना मेरे मामा की बेटी के साथ घटी थी। ये 2008 या 9 के आसपास की बात है। तो हुआ यूं था कि उनके गांव से बाहर एक आम का बाग है। उस बाग के आसपास एक शमशान घाट भी पड़ता है
और साथ में एक छोटी सी नदी भी गुजरती है। ये वही नदी है जिसमें इससे पिछली कहानी में नाना जी के साथ घटना घटी थी। वहां आम के बाग में एक चीन का पेड़ भी लगा था। गांव वाले बताते थे कि उस चीन के पेड़ पे एक प्रेत रहती है। अब हुआ यूं कि जब वो आम तोड़ के घर वापस आई तो रात में सोते सोते अचानक से अपना सिर जोर जोर से हिला के झूमने लगी। घर के सब लोग देखते ही समझ गए कि इसे कुछ हो गया है। आनन फानन में वो लोग जल्दी से उसको एक झाड़ फूक करने वाले बैगा के पास ले जाने लगे, लेकिन उसको पकड़ने के लिए 5 आदमी भी कम पड़ रहे थे। कोई भी उसे पकड़ता तो वो झटके से अपना हाथ छुड़ा लेती। फिर भी जैसे तैसे उसे मोटरसाइकिल पर बिठा के वहां से लेकर गए। इसके बाद बैगा ने उसको ठीक तो कर दिया, लेकिन कुछ ही दिन बाद गांव की ही एक डायन ने उसे सब्जी में कुछ मिला के उसको खिला दिया। असल में वो डायन उसकी बलि लेना चाहती थी। तो इसके बाद वो फिर से एक रात अचानक से झूमने लगी। उस वक्त रात के 2 बज रहे थे। उसकी आवाज सुन के बाकी सब लोग भी जल्दी से उठ गए, लेकिन तब तक उसकी हालत बहुत खराब हो चुकी थी। सब लोग उसको पकड़ने लगे तो मामा ने अपने भाइयों से उसको पकड़ने को मना कर दिया। तो वो वैसे ही झूमते हुए घर से बाहर भाग गई। तो वो लोग भी जल्दी से उसके पीछे भागे। वो भागती हुई सीधा उसी औरत के घर के बाहर जाके बैठ गई जिसने उसके ऊपर जादू टोना किया था, और उसके घर के बाहर बैठ के जोर जोर से सिर हिलाने लगी। उस वक्त वो अपने मुंह से इतनी डरावनी आवाजें निकाल रही थी कि आसपास के भी सब लोग जग गए और बाहर निकल के उसको देखने लगे। लेकिन उस औरत ने अपने घर का दरवाजा नहीं खोला। फिर वो लोग उसको एक तांत्रिक के पास लेकर गए। तो तांत्रिक ने बोला कि अच्छा हुआ तुम इसको मेरे पास ले आए, क्योंकि इसकी मौत बहुत नजदीक है। अगर आज इसको मेरे पास नहीं लाते तो इसकी मौत पक्की थी। फिर उस तांत्रिक ने उसका इलाज किया और आज वो बिल्कुल ठीक है। अब उसकी शादी भी हो चुकी है। ये अगली कहानी भी हमारे यहीं के एक गांव में घटी थी। तो हुआ ऐसा था कि एक बार एक गांव में एक परिवार में 6 बहनों के बाद एक भाई का जन्म हुआ था। इसलिए वो लड़का सबसे छोटा था और सबसे लाडला था। लड़के की पढ़ाई लिखाई में कोई कमी नहीं की गई, पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। एक बार लड़के के पेपर चल रहे थे और उसे एग्जाम के लिए अपने गांव से करीब 20 किलोमीटर दूर जाना पड़ता था। हर एग्जाम में वो बस से सफर करके ही शहर जाता था। पर एक दिन उसे कुछ लड़के मिले जो शहर की तरफ जा रहे थे। उस लड़के को भी एग्जाम देने शहर की तरफ ही जाना था, इसलिए वो कार में उन लड़कों के साथ ही बैठ गया। लेकिन उन लड़कों ने शराब पी रखी थी। वो सब नशे में थे। ये बात उस लड़के को नहीं पता थी। और फिर शहर से कुछ किलोमीटर पहले ही उन लड़कों की कार रॉन्ग साइड में जा रहे एक ट्रक से टकरा गई, जिसमें कार में मौजूद सब लड़कों की मौत हो गई। इनमें वो लड़का भी शामिल था। जब ये खबर उसके घर वालों को मिली तो सब लोग सदमे में चले गए। फिर जब लड़के की बॉडी को गांव वापस भेजा गया तो उसकी बॉडी को जलाया नहीं गया, बल्कि दफनाया गया था। फिर कुछ दिन बाद एक दिन गांव के कुछ लोग उसी जगह से गुजर रहे थे जहां उसको दफनाया गया था। तो उन्होंने देखा कि जिस जगह उसको दबाया था वहां जमीन पे कुछ अजीब से क्रैक्स बने हुए थे, जैसे कि बाद में किसी ने उस जमीन को खोदा हो। लोगों को शक हुआ कि हो सकता है इस जगह को काला जादू करने के लिए खोदा गया हो, लेकिन किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उन्हीं दिनों वहां गांव की नदी पे एक छोटा सा स्टॉप डैम बनाया जा रहा था और वहां काम करने के लिए बाहर से कुछ लोग आए हुए थे जो वहीं रहते थे। उन लोगों को रात में सोते सोते बाहर से किसी के रोने की आवाज आती, साथ ही उनके ऊपर बड़े बड़े पत्थर आके गिरते। वो लोग बाहर के थे, उनको कुछ भी मालूम नहीं था। वो लोग अपने मकानों से बाहर निकल के आसपास देखते और गालियां देते कि कौन इतनी रात उनको परेशान कर रहा है। उन लोगों को लग रहा था कि ये गांव के ही
किसी आदमी की शरारत है। 2-3 रातों तक ऐसा ही होता रहा। हर रात कोई उनके ऊपर पत्थर फेंकता। उन लोगों की मजबूरी थी कि वो अपने ट्रक, जेसीबी वगैरह वहां छोड़ के जा भी नहीं सकते थे। फिर 2-4 दिनों बाद उन्होंने गांव के लोगों से इस बारे में बात की तो गांव के कुछ लड़के रात में उनके साथ रुक गए, देखने के लिए कि उनके ऊपर कौन पत्थर फेंकता है। उस रात भी ऐसा ही हुआ। रात में पहले किसी के जोर जोर से रोने की आवाज आई और फिर कोई उनके ऊपर पत्थर फेंकने लगा। वो लोग जल्दी से भाग के बाहर गए, लेकिन उनको कोई नहीं मिला। लेकिन कोई तो था जो उनके ऊपर पत्थर फेंक रहा था। ऊपर से हैरानी की बात थी कि वो बड़े बड़े पत्थर कोई फेंकता तो था, लेकिन वो उनको लगते नहीं थे, बस उनके आसपास ही गिर जाते थे। फिर अगले दिन गांव का जो लड़का उन लोगों के साथ रुका था, उसको उस लड़के की आत्मा दिखाई दी जो कुछ दिन पहले मर गया था। उसने ये बात गांव के बाकी लोगों को बताई तो सब समझ गए कि ये पक्का उसी लड़के की आत्मा का काम है। उसके घर वालों से बात की गई तो घर वालों ने भी बताया कि रोज रात को उनके लड़के की आत्मा उसकी मां को पकड़कर नींद से जगा देती है और खाट से नीचे उतार देती है। साथ ही उस लड़के की जो साइकिल थी वो भी हर रात उनको अपने आंगन में चलती दिखाई देती है। फिर इसके बाद लड़के की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ कराया गया और फिर सब कुछ ठीक हो गया। दोबारा ना तो कोई पत्थर आया और ना घर में साइकिल चलने की घटना हुई। ये अगली घटना एक ऐसे गांव की है जो चारों तरफ से जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। वो गांव ऐसे इलाके में था कि वहां जाने के लिए कोई पक्की सड़क भी नहीं थी। तो एक बार ऐसा हुआ कि उस गांव के एक घर में रात 2-3 बजे के बीच एक औरत अपनी काली शक्ति की साधना कर रही थी। तभी उसके साथ वाले एक घर से एक आदमी ने दरवाजा खोला और बाथरूम करने के लिए बाहर की तरफ जाने लगा। आसपास के लोगों को नहीं पता था कि वो औरत काला जादू वगैरह करती है। तभी उस आदमी ने देखा कि उस औरत के घर के चबूतरे में दिया जल रहा है और साथ में एक नर कंकाल रखा हुआ है जिसमें एक खोपड़ी और कुछ हड्डियां रखी थीं। ये देखते ही उस आदमी ने हिम्मत करके गुस्से में गाली देते हुए उस औरत को वहां से भगाया और गांव में हल्ला करके आसपास के लोगों को बुलाया। लेकिन भीड़ जमा होने से पहले ही वो औरत वहां से भाग गई, लेकिन अपनी साधना का सारा सामान वहीं छोड़ गई। लेकिन उसके जाने के बाद भी किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कोई उसके सामान को हाथ लगाए। गांव के लोग पूरी रात वहीं बैठे रहे। सबको लग रहा था कि वो अपना सामान लेने वापस जरूर आएगी, लेकिन वो नहीं आई। फिर सुबह एक तांत्रिक को वहां बुलाकर चबूतरे को साफ कराया गया और तब जाके वहां के लोगों का डर खत्म हुआ। ये अगली घटना भी इसी गांव की है जो पूरा पहाड़ों से घिरा है। ऐसी जगहों पर जहां जंगल और पहाड़ होते हैं, यहां जंगली इलाकों में बहुत से लोगों का जीवन जंगल में मिलने वाले फल और फूलों से ही चलता है। ऐसे ही एक मेरे मौसा जी हैं। वो और उनका एक साथी दोनों मिलकर जंगल में पाए जाने वाले एक फूल महुआ से शराब बनाने का काम करते थे। वो शराब खुद भी पीते थे और उसे बेचते भी थे। तो एक बार ऐसा हुआ कि मौसा का जो साथी था उसकी तबीयत खराब हो गई। उसको कोई बीमारी हो गई थी और कुछ दिन बाद ही उसकी मौत भी हो गई। तो उसके मरने के बाद मौसा अब अकेले ही शराब बनाने लगे। लेकिन फिर यूं हुआ कि कुछ दिन बाद वो शराब बनाते बनाते किसी से बातें करने लगे। गांव के बहुत से लोगों ने उनको अकेले बैठे बैठे किसी से बातें करते देखा था। एक बार गांव के कुछ लोग नदी किनारे बकरियां चरा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वो वहां अकेले बैठे किसी से बातें कर रहे थे, जबकि उनके सामने या आसपास कोई भी नहीं था। बहुत से लोगों ने उनको ऐसा करते देखा था, लेकिन लोग ये सोचकर ध्यान नहीं देते थे कि ये नशे में है, इसीलिए अपने आप में ही बड़बड़ा रहा होगा, जैसा कि ज्यादातर नशे में रहने वाले लोग करते हैं। फिर एक दिन
एक दूसरे गांव से कुछ लोग उनके पास शराब खरीदने के लिए आए, लेकिन शराब खरीदने से पहले वो चेक करना चाहते थे कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो मौसा ने सभी को कांच के ग्लास में आधा गिलास शराब दी और खुद के लिए भी डाल ली। फिर लास्ट में एक आधा गिलास शराब और निकाल के साइड में रख दी और बोले, ले पी ले। ये देख के वो ग्राहक सोच में पड़ गए कि ये शराब इन्होंने किसके लिए निकाल के रखी है। उसके बाद वो लोग शराब लेकर वहां से जाने लगे, लेकिन जाते जाते वो उनके घर वालों से भी मिलते हुए गए, क्योंकि जो ग्राहक आए थे वो उनके घर वालों को भी जानते थे। उनके घर में थोड़ी देर बैठकर उन्होंने बातचीत की और फिर जो कुछ हुआ वो उनको बता दिया। लेकिन उनके घर वालों ने भी यही सोचा कि उन्होंने नशे में ही ये सब किया होगा। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर हुआ यूं कि कुछ समय बाद मेरे मौसा की तबीयत खराब रहने लगी, जिससे वो शराब बनाने नहीं जा पाते थे। लेकिन उनको शराब की ऐसी लत लग चुकी थी कि शराब के बिना वो खाना ही नहीं खाते थे। तो घर वाले जब उनको शराब देते तो वो थोड़ी सी शराब नीचे जमीन पे गिरा देते, बोलते, ये ले पी ले। और अजीब बात ये होती कि जमीन पे पड़ी वो शराब अपने आप सूख जाती। उनकी तबीयत भी दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। वो अपने घर वालों को बताते कि वो मुझे बुला रहा है, वो मुझे अपने साथ ले जाना चाहता है। उनके घर वाले पूछते कि तुम किसकी बात कर रहे हो, तो वो बताते कि ये उनका वही दोस्त है जो कुछ टाइम पहले मर गया था। फिर एक दिन उनके घर वाले एक बैगा के पास गए, तो बैगा ने बताया कि इनका साथी जो इनके साथ शराब बनाता था वो ही इनके साथ रहता है और रात में इनके साथ ही सोता है, और वही इनको मार के अपने साथ ले जाना चाहता है। फिर बैगा ने उनके हाथ में एक काला धागा मंत्रित करके बांधा और कहा कि जब तक उनके दोस्त की अस्थियों को नदी में ठंडा नहीं किया जाए तब तक इस धागे को बांधे रखना है। उन्होंने और उनके घर वालों ने वैसा ही किया और अब वो बिल्कुल ठीक हैं। लेकिन उन्होंने शराब बनाना और पीना अभी भी बंद नहीं किया। ये अगली घटना भी उसी मौसा के परिवार की है। मौसा के अलावा परिवार में उनके और भी बड़े छोटे कई भाई हैं। मतलब कि उनका परिवार काफी बड़ा है और परिवार के सभी मर्द शराब पीते हैं। तो एक बार ऐसा हुआ कि उन सबकी तबीयत खराब रहने लगी। कभी किसी की तबीयत खराब हो जाती तो कभी किसी की। बहुत इलाज करवाने के बाद भी कोई ठीक नहीं होता, लेकिन यहां तक भी सब ठीक था। फिर होने ये लगा कि दोपहर या रात के समय जब भी घर पे कोई अकेला होता तो वो रस्सी लेकर दूर पहाड़ पे जाके फांसी लगा लेता। ऐसा सबसे पहले मेरे मौसा की भाभी ने किया, लेकिन तब गांव में सबने सोचा कि शायद उनकी बीमारी ठीक नहीं हो पा रही थी, इसके चलते उन्होंने परेशान होकर आत्महत्या कर ली होगी। लेकिन मौतों का यह सिलसिला वहीं नहीं थमा। इसके बाद मौसा का छोटा भाई भी बीमार हो गया और एक दिन जब घर में कोई नहीं था तो वो भी रस्सी लेकर पहाड़ के ऊपर चले गए और आत्महत्या कर ली। फिर तीसरी बार भी यही हुआ। मेरे मौसा की भाभी के छोटे बेटे ने नशे में झगड़ा किया और फिर रात 1 बजे फांसी लगा ली। उस वक्त मेरी मौसी मामा के यहां आई हुई थी, क्योंकि ठीक उसी दिन मेरे नाना की भी डेथ हो गई थी। तो रात को 1 बजे फोन करके हमें बताया गया कि भतीजे ने फांसी लगा ली है। तो मैं और मेरे जीजा रात को 2 बजे घने जंगल में मौसी को उनके घर छोड़ने गए। वहां हमने देखा कि हमारे पहुंचने तक भी वो फांसी पे लटका हुआ है और उनका बड़ा भाई उनको उतारने के लिए रो रहा था। वहां पहुंचते ही हमने किसी तरह उसको उतारा तो देखा कि उसकी गर्दन पूरी तरह से खिंच चुकी थी, आंखें पलट चुकी थीं और मुंह भी हल्का खुला हुआ था, लेकिन उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। फिर मैंने, जीजा ने और 2-4 लोगों ने साथ मिलकर पहाड़ के ऊपर की तरफ जाके 108 नंबर पे कॉल किया, क्योंकि पहाड़ के ऊपर फोन में सिग्नल आ जाते हैं। तो थोड़ी देर बाद एम्बुलेंस वहां आ गई। एम्बुलेंस के लोगों ने जब उसकी नब्ज चेक की तो वो जिंदा था,
लेकिन जैसे ही वो गाड़ी स्टार्ट करके वहां से जाने लगे, तब तक उसकी मौत हो गई। घर के लोग पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना चाहते थे, इसलिए मेरे जीजा ने एम्बुलेंस वाले से बात करके बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए नहीं जाने दिया और वहीं उतरवा दिया। फिर कुछ टाइम बाद, लगभग 1 महीने बाद, मेरी मौसी की भी तबीयत खराब हो गई। वो तो शराब भी नहीं पीती थी। उनका डॉक्टरी इलाज भी कराया गया, लेकिन वो ठीक नहीं हो रही थी। फिर एक दिन भैया शहर की तरफ गए हुए थे और भाभी घर में मौसी के साथ अकेली थीं। तो उन्होंने मौसी को किसी से बात करते सुना, लेकिन तब उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद भाभी बर्तन धोने लगी और बर्तन धोने के बाद उन्होंने देखा कि मौसी किसी से बात करते हुए हाथ में रस्सी लेकर पहाड़ की तरफ जाने लगी। तो भाभी भी डरते डरते उनके पीछे पहाड़ पे जाने लगी। किस्मत से वो अपना मोबाइल अपने साथ लेकर गई थी। फिर पहाड़ के थोड़ा ऊपर जाने के बाद जब उनके मोबाइल में टावर आया तो उन्होंने जल्दी से भैया को फोन करके इस बारे में बताया। तो भैया भी कुछ ही देर में बाइक से वहां पहुंच गए और तेजी से बाइक चलाते हुए पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। उनके साथ एक और लड़का भी था। तब तक मौसी एक पेड़ के पास पहुंचकर रस्सी फंसा रही थी। तभी भाभी आवाज लगाती हुई मौसी से रस्सी छुड़ाने लगी, लेकिन मौसी को तो पता नहीं उस वक्त क्या हो गया था। वो बस यही बोले जा रही थी कि वो मुझे लेने आए हैं, मुझे जाने दो। किसी तरह वो उनको पकड़ के घर लेकर आए। लेकिन अब ये बात सबको समझ आ गई थी कि पिछले कुछ समय से उनके परिवार में जो मौतें हो रही थी, उनके पीछे कुछ और ही मामला था। फिर उन्होंने झाड़ फूंक करने वाले एक बैगा से जाके बात की तो उसने कहा कि रात में सोते समय इनके बिस्तर में सरसों के बीज छिड़कना और एक लोहे का हथियार तकिए के नीचे दबाकर सोना। तो उन लोगों ने कुछ दिनों तक ऐसा ही किया, जिसके बाद मौसी की हालत में सुधार होने लगा। फिर कुछ दिन बाद उन लोगों ने एक और गुनिया से यह पता किया कि ऐसा क्यों हो रहा था। तो पता चला कि उनके परिवार के ऊपर एक प्रेत छोड़ा गया था, जो कि बहुत ही ताकतवर प्रेत था। उसे दूर करने के लिए वो प्रेत 4 बकरे और 5 काले मुर्गों की बलि मांग रहा था। मेरे मौसा मौसी इसके लिए तैयार हो गए, क्योंकि वो गांव में समृद्ध हैं। जमीन, खेती बाड़ी और दुकान के साथ साथ वो गांव में लोगों के खेत भी अपने पास गिरवी रखते हैं। अब मौसा मौसी और उनके परिवार के बाकी सदस्यों ने अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर को मंत्रित करके बंधवा लिया है। ये आखिरी घटना भी छत्तीसगढ़ के ही एक गांव की है। ये सब मेरे सगे मामा की बेटी के साथ हुआ था, जिसकी शादी हुए अब लगभग 16 साल हो चुके हैं। इन सब चीजों की शुरुआत कब हुई ये तो किसी को नहीं पता, पर जब मेरी दीदी शादी होकर ससुराल गईं, तब से ये सब चीजें सबके सामने आने लगी थीं। तो एक बार ऐसा हुआ कि शादी के 3-4 साल बाद एक बार जब दीदी अपने ससुराल में थीं, तो उनका एक देवर था जो ना तो शराब पीता था और ना मीट खाता था। वो किसी भी तरह का कोई नशा नहीं करता था। पहले तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन फिर अचानक से उसकी तबीयत बिगड़ती चली गई और आखिर में उसकी मौत हो गई। घर वालों ने सोचा कि शायद बीमारी की वजह से ही उसकी मौत हो गई होगी, लेकिन फिर 4 साल बाद दीदी के ससुर की भी इसी तरह से अचानक से मौत हो गई। और फिर इसके 4 साल बाद जीजा जी की हालत भी वैसे ही बिगड़ने लगी। जीजा जी अजीब ही तरीके से बहकी बहकी बातें करते और बताते कि उनको कुछ दिखाई देता है। तो दीदी ने एक गुनिया के पास जाकर उनका झाड़ फूंक करवाया तो गुनिया ने बताया कि आप लोग अपने घर में प्रेत की पूजा करते हैं। आपके पूर्वज लोग शुरू से ही ऐसा करते आ रहे हैं और आपके खेत के देवता, जो कि आपके कुल देवता हैं, उनकी पूजा आप लोग नहीं कर रहे हैं। इसका फायदा उठाकर गांव के ही कुछ टोनही, मतलब काला जादू करने वाले लोगों ने उन्हें अपने बस में कर लिया है और वो देवता और प्रेत अब उन्हीं की बात मान रहे हैं। आपके देवर और ससुर की मौत भी उन्हीं की वजह से हुई थी। गुनिया ने कोशिश तो की,
लेकिन उनके देवता अभी भी उन्हीं लोगों के हिसाब से चल रहे हैं। और ये सब चीजें अब दीदी के साथ भी होने लगी हैं, क्योंकि दीदी ने अपने ससुर की मौत के बाद जितने भी खेत गिरवी रखे थे उनको अकेले अपने दम पर अपने कब्जे में ले लिया और सबके पैसे चुकाए। दिन भर काम करके दूसरों के खेत के साथ साथ खुद के खेत का भी काम किया और पैसे चुकाकर 5-7 एकड़ खेत अपने कब्जे में ले लिया। ये देखकर कुछ लोगों को जलन होने लगी कि इसने सारे खेत कैसे ले लिए, और शायद इसी बात से चिढ़कर लोगों ने दीदी के ऊपर ये सब करवा दिया। ये सिलसिला अभी भी खत्म नहीं हुआ है। अभी अप्रैल 2024 में दीदी की हालत अचानक से बिगड़ गई थी, लेकिन गुनिया द्वारा झाड़ फूंक करवा के किसी तरह उनकी जान बचा ली गई। आपके एलियन वाले एपिसोड से पहले मुझे एक सपना आया था जिसमें मैंने देखा था कि रात का वक्त था और दुनिया में पता नहीं क्या आफत आई हुई थी। पृथ्वी के बाहर से कोई उल्कापिंड था या कोई परमाणु विस्फोट, पर जहां तक हल्का सा याद है परमाणु विस्फोट जैसा लग रहा था। मैंने सपने में देखा कि पूरी पृथ्वी में ऐसे युद्ध हो रहे हैं और एलियंस हमें बचाने के लिए आए हुए हैं अपने प्लेन से। उनकी ऊंचाई 7 फीट के आसपास होगी। वो हमें अपने साथ दूसरी जगह लेकर जा रहे थे, ये कहते हुए कि जल्दी ही पृथ्वी तबाह होने वाली है और हम मानव सभ्यता को बचाने आए हैं, दूसरे ग्रह में ले जाने आए हैं। फिर इसके कुछ दिन बाद मैंने आपका एलियंस वाला वीडियो देखा तो मुझे विश्वास होने लगा कि मानव सभ्यता को पृथ्वी पर रहने वाले मानव ही समाप्त करेंगे, वो भी अपनी गलती से। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर कहानियां पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर आपके साथ भी कोई रियल हॉरर इंसिडेंट हुआ है जिसे आप इस चैनल पर शेयर करना चाहते हैं तो अपनी स्टोरी टाइप करके आप मुझे ईमेल या व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे इंस्टाग्राम हैंडल को भी जरूर फॉलो कर लेना। यूट्यूब पे तो आप लोग मुझे फॉलो करते ही हैं, लेकिन इंस्टाग्राम पे मैं इतना एक्टिव नहीं रहता, लेकिन अब से मैं कोशिश करूंगा कि मैं इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव रहूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। बहुत जल्द आऊंगा एक और बहुत ही मजेदार वीडियो के साथ। आज के लिए इतना ही। गुड बाय।